आज के एपिसोड में हम अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके जो डिस्कशन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनफैक्ट 4 में भी किया जा सकता है। हालांकि मैंने अभी तक आपको उसको 3 में बताया, लेकिन उसी को मैं 4 में भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, अगर मामला है इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित, तो मैंने आपको बताया था वो डील होते हैं सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 में। ठीक है। अगर मामला है मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित तो वो डील होता है सेक्शन 19 में। और मामला है रॉन्ग टू पर्सन, उसका आपको कंपनसेशन लेना है, कोई टॉर्ट का मामला है, तो वो डील होता है सेक्शन 19 में। तो अभी तक हम इनको साथ पढ़ रहे थे, तो आप इनको साथ भी देख सकते हैं, इनकी एक अलग कैटेगरी बना सकते हैं। मतलब ये कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, ये अपने कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। और अगला मामला था रेजिडरी, जो भी और जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बातें बच गई वो हम सेक्शन 20 में कर रहे थे। तो सेक्शन 20 हमने डिटेल में कर लिया है। अब हम बात करेंगे आज के एपिसोड में इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कि सूट कहां पर डलेगा। हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कर रहा है? सेक्शन 16 हमें यह बता रहा है कि अगर जो सूट है दैट इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो कहां पर डलेगा? वो उस जुरिस्डिक्शन में डलेगा जिस जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है। आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, और उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट के पास हो, आप उस कोर्ट के पास जाकर अपना सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला या कुछ कैटेगरीज हैं? उसके लिए हमें आना पड़ेगा सेक्शन 16 में। और सेक्शन 16 में इन्होंने क्या किया? सेक्शन 16 में इन्होंने एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दिया कि भैया हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला नहीं, सिर्फ इन 5 कैटेगरीज के जो मामले हैं वो अगर हैं तो कहां पर सूट डलेगा? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है। तो वो 5 मामले कौन से हैं वो अब हम सेक्शन 16 से चेक करते हैं। तो प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट। देखिए सेक्शन 16 क्या कहता है। शुरुआत ये करते हैं, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन या कुछ और जो लिमिटेशन है उसका ध्यान तो देना ही पड़ेगा, उसमें देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ही है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अगर ठीक है तो टेरिटरी इस तरीके से डिसाइड की जाएगी। देखिए क्या कह रहा है ये, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लीज मार्क दिस, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट्स। ये मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, तो प्लीज अभी आप सिर्फ इस लिस्ट को देख लीजिए, फिर हम एक एक लिस्ट के एक एक प्रोविजन पे चलेंगे। ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है, पार्टीशन का मामला हो, भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का मामला हो। पहला क्या था? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद ये कह रहा है फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ ए मॉर्टगेज या फिर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये मामला हो तो भी हम कहां पर जाएंगे? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। उसके बाद कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ई इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एफ को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, जस्ट लीव एफ फॉर अ वाइल। मैं एफ को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? एफ को छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफ डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 5 प्रोविजन तो दे दिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के, और जो आखिरी प्रोविजन दिया इन्होंने, छठा प्रोविजन, वो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। जब मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर है उसी की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो मामला डलेगा। ये मैं अलग से आपको डील करके बताऊंगा। हम पहले पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है, सबसे पहले ए में था रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। ये सूट आपने डाला है, तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और ये जो मकान है ये मिस्टर ए का है, लेकिन इस पर इसको मकान की वजह इसको एक काम करते हैं। चलिए मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। मान लीजिए शॉप है। ठीक है। शॉप है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ना। ठीक है जी। अब इस शॉप को इन्होंने दे दिया रेंट पर मिस्टर बी को। ठीक है। लेकिन जो इनका रेंट एग्रीमेंट था 11 महीने का, उसके बाद भी मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बात, पोसेशन वापस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, वो रेंट भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 11 महीने तक तो रेंट दिया, लेकिन उसके बाद 12 महीने, 13 महीने, पिछले 6 महीने से वो रेंट भी नहीं दे रहे हैं, 6 मंथ से। ठीक है। तो अब क्या करेगा? अब ए सूट डालेगा।
भाई कोर्ट में जाना पड़ेगा ना आपको, न्याय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। अब बोलेगा जनाब मेरी ये जो शॉप है मुझे कृपया इसको वापस दिला दीजिए। तो क्या कर रहा है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिकवर कर रहा है। ठीक है, आप समझ गए मैं रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी से क्या कहना चाहता हूं। तो जो भी रिकवरी, जो भी आपको वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, वापस लेनी है या वैसे लेनी है, तो वो मामले कहां पर डलेंगे, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपकी द्वारका में सिचुएटेड है, दिल्ली में, तो आपकी जुरिस्डिक्शन कहां पर होगी, द्वारका कोर्ट में होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। और मान लीजिए ये रोहिणी में सिचुएटेड है, तो आपकी जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट की होगी, रोहिणी कोर्ट की होगी। तो जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस एरिया की जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में जाके आप अपनी सूट दाखिल कर देंगे। यहीं पर एक शब्द और था ए में, वापस बेरेक्ट खोलिए, देखिए क्या था ये, प्लीज चेक दिस। क्या कह रहा है, विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, देखिए इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें मान लीजिए इन्होंने सूट डाला, और सूट डाल के क्या कहा इन्होंने, क्या प्रेयर डाली है कोर्ट से कि भैया मेरी प्रॉपर्टी का पोसेशन मुझे वापस दिलवाया जाए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ये पिछले 6 महीने से रेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया मैं अपना रेंट भी तो मांगूंगा ना, 6 मंथ का मैंने रेंट मांग लिया इनसे, भैया मुझे जो ये एक्स्ट्रा 6 महीने रुके हैं प्लस भाई जितने दिन सूट चलेगी, मान लीजिए 6 महीने 8 महीने साल सूट चल गया, तो जितने महीने पोसेशन मेरे पास नहीं आया उतने महीने का मुझे रेंट भी दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसे हम 18 महीने कर देते हैं या 12 महीने कर देते हैं। भाई जब तक मेरी प्रॉपर्टी आपके पास थी तो आपने मुझे रेंट नहीं दिया, आप ही तो उसको यूज कर रहे थे। और साथ में आ जाता है मैसने प्रॉफिट्स। मैसने प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स हैं कि जिस व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी का पोसेशन अनलॉफुली या इलीगली ले रखा है और वो जो वहां से प्रॉफिट कमा रहा है या वो कमा सकता था, वो प्रॉफिट भी आप मुझे वापस कीजिए। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी मेरे पास होती, अगर प्रॉपर्टी ए के पास होती तो ए वहां से प्रॉफिट कमा रहा होता ना, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी ए के पास नहीं थी तो प्रॉफिट कौन कमा रहा था, बी कमा रहा था। और जो प्रॉफिट उसने कमाया या फिर जो वो प्रॉफिट कमा सकता था विद ड्यू डिलिजेंस, वो हम मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। और वो भी हम डिमांड करते हैं कि जनाब ये भी हमें दिलवाया जाए। ये मैसने प्रॉफिट पे ना पूरा मेरा एक एपिसोड होगा, इसलिए मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो आप अभी इसको इतना ही समझ लीजिए कि वो सारा प्रॉफिट जो कि डिफेंडेंट ने वहां से कमाया है, भैया वो भी मुझे दिलाए, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी उसकी थी नहीं, मेरा हक बनता था उस प्रॉफिट पे। तो अब देखिए आपने प्रेयर में क्या क्या मांगा है कोर्ट से, क्या क्या रिलीफ मांग रहे हैं आप मांग रहे हैं जनाब पोसेशन मुझे दिलवाओ, आप कह रहे हो जो रेंट मेरा बकाया वो रेंट भी मुझे दिलाओ और मेरा मैसने प्रॉफिट भी दिलाओ। अब सवाल ये आता है कि अगर सिर्फ पोसेशन का मामला होता, देखिए अगर सिर्फ ये चीज मांगी होती इसने, सिर्फ ये चीज पोसेशन, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि क्या मामला है, रिकवरी का मामला है। रिकवरी में क्या मांग रहा है ये, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई डाउट ही नहीं थी। लेकिन डाउट तब क्रिएट होती है जब साथ में ये रेंट भी मांग रहा है और मैसने प्रॉफिट भी मांग रहा है। तो भैया अब जो वकील हैं, जो डिफेंडेंट का वकील है, वो ये कह सकता है ना कि जनाब ये रिकवरी का मामला नहीं है, इसमें तो रेंट भी मांग रहा है, प्रॉफिट भी मांग रहा है, इसमें तो मनी रिलेटेड मामला भी है, तो इट इज नॉट अ सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्ली उठाई जा सकती थी ना कि भैया देखिए ना रेंट भी तो मांग रहे हो, मैसने प्रॉफिट भी तो मांग रहे हो, इसका मतलब आप मनी मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो। पैसे मांग रहे हो तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला खाऊंगा, ये तो पैसे का हो गया, क्योंकि इसमें 3 चीज मांगी गई है। तो इसी डाउट को दूर कर दिया सीपीसी ने। सीपीसी ने सोचा कि भाई जो फ्रेमर्स थे कि यार इस पंगे में ना घुसना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं क्लियर करेंगे तो कल को ये दलील बार बार उठाई जाएगी कि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला ही नहीं है जनाब, इसमें तो मनी भी मांगा जा रहा है, तो ये मनी सूट है। तो हमने ये कहा कि नहीं, इसको हम क्लियर करके चलते हैं। और क्लियर करके इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि अगर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मांग रहे हो, चाहे रेंट के साथ मांग रहे हो या प्रॉफिट के साथ मांग रहे हो या विदाउट मांग रहे हो, अगर सिर्फ रिकवरी मांग रहे हो तो भी ये ए में जाएगा, और रिकवरी के साथ साथ अगर आप रेंट मांग रहे हो या आप प्रॉफिट मांग रहे हो तो भी ये ए में ही जाएगा। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया इस बात पे हम कोई बहस नहीं चाहते, तो स्टैट्यूट ने अपने आप ने इस बात को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि कौन सा मामला मैं कह रहा हूं, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है
दूसरा कहता है पार्टीशन। ठीक है, देखिए ये आपका एक घर है, ये जमीन है, और ये फादर हैं, उनके सन हैं, दूसरे सन हैं, और ये डॉटर है, और इनके बीच ये जो प्रॉपर्टी है इसका पार्टीशन होना है। ठीक है जी। तो पार्टीशन के लिए आपने सूट डाला है, आप कोर्ट में गए कि जनाब पार्टीशन इसका करा दीजिए, और पार्टीशन के लिए आपने सूट डाला है। ठीक है, तो जहां पर जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड होंगी उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आएगा, और ये सूट कहां पर डाला जाएगा, जहां पर भी ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो पार्टीशन में तो कुछ ज्यादा समझने का नहीं था। इसमें एक चीज समझने की हो सकती है, मान लीजिए पार्टीशन इंक्लूड्स जिस जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है आईएमपी, और मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। तो हम ये किस चीज का सूट माने, क्या ये सूट ऑफ पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माने या मूवेबल प्रॉपर्टी माने? तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही सूट माना जाएगा, बेशक उसके पार्टीशन में कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन शामिल हो। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी के जुरिसडिक्शन में आने वाले कोर्ट पर वो मामला दाखिल किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पे, सी। सी क्या कहता है कि जो मॉर्टगेज हुआ है, मॉर्टगेज में फोरक्लोजर का मामला हो या रिडम्पशन का मामला हो या फिर सेल का मामला हो, और साथ में इन्होंने अलग प्रोविजन बना दिया चार्ज ओवर प्रॉपर्टी, चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनको मैं एक एक को मतलब समझाता हूं। देखिए मॉर्टगेज क्या होता है, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाऊंगा, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज अगर टेक्निकलिटीज में गए तो मॉर्टगेज, अकेले मॉर्टगेज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कम से कम 2 से 3 एपिसोड बनते हैं। तो हमें अभी सिर्फ 2 मिनट में मॉर्टगेज को समझना है। मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मॉर्टगेज नहीं पता है, तो मैं सिर्फ उतना एक लेमैन वाले तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए होता क्या है कि ए को है पैसे की जरूरत 50 लाख रुपए की। ठीक है, ये गए बी के पास कि भाई 50 लाख रुपए दे दे, ठीक है, मैं तेरे पैसे 6 महीने में वापस कर दूंगा। बी कह रहा है यार मैं दे तो दूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तू मेरा पैसे वापस करेगा? तो कहता है यार मेरा ना एक मकान है तिलक नगर में, मैं वो मकान ना तेरे को मॉर्टगेज पर दे देता हूं। तो एक तरीके से क्या है, दिस इज अ सिक्योरिटी कि भाई मैं तेरे, तू मेरा मकान रख ले, ठीक है, मैं जब भी तेरे पैसे दूंगा मेरा मकान मुझे वापस कर दियो, ठीक है, नहीं कर पाऊं तो मकान तू बेच के अपने पैसे ले लियो या मकान अपने नाम कर लियो। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, हालांकि मॉर्टगेज के अलग अलग तरीके होते हैं, तो बहुत लेमैन वाले तरीके से, तो इसी तरीके से इसको लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ कि ए ने 50 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने बी से मांगे, बी ने ए को 50 लाख रुपए दे दिए, उसने जो तिलक नगर वाला मकान था उसका पोसेशन बी को दे दिया कि भाई ठीक है आप ये मकान संभालो। अब देखिए होता है क्या, फोरक्लोजर क्या होता है, मान लीजिए ये 6 महीने हो गए और अभी तक इसने 50 लाख रुपए नहीं दिए वापस, तो भैया आप कोर्ट में जाएंगे ना, आप कोर्ट में जाके बोलेंगे कि देखिए जनाब हमारा इस तरीके से ये मॉर्टगेज का सौदा हुआ था और ये तो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे ये प्रॉपर्टी अब मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे को पोसेशन ऑनरशिप, इसकी पोसेशन तो हो सकता है पहले से ही, ऑनरशिप मुझे इसकी ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं फोरक्लोजर। फोरक्लोजर इसका मतलब कि जिस व्यक्ति ने पैसे उधार दिए थे वो प्रॉपर्टी को अब अपने नाम करवा रहा है या प्रॉपर्टी को बिकवा के अपना पैसा रिकवर कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं रिडम्पशन क्या होता है। देखिए रिडम्पशन होता है कि मान लीजिए ए ने बी के पैसे वापस दे दिए और टाइम पे वापस दे दिए, 50 लाख रुपए वापस दे दिए, लेकिन बी अभी भी उसकी प्रॉपर्टी को वापस नहीं कर रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी को फ्री कराने के लिए जो सूट डालेगा ए, उसे बोलते हैं सूट फॉर रिडम्पशन। ठीक है, और सेल इज मॉर्टगेज में अगर आपको अपना पैसा रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी को सेल करना पड़े तो उसके लिए भी आपको सूट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 चीज हो गई। अब देखिए मान लीजिए अगर मॉर्टगेज का मामला है और मॉर्टगेज में या तो फोरक्लोजर का मामला है या रिडम्पशन का मामला है या सेल का मामला, तो ये सूट कहां पर डलेगा? सवाल अपना ये था ना जब हमने शुरू किया, तो भैया ये सूट वहां पर डलेगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अभी पिछले केस में प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड थी? तिलक नगर में। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो तिलक नगर का एरिया है वो कौन सी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो आता है उस कोर्ट में जाकर हम अपना सूट डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं चार्ज क्या होता है।
चार्ज को भी ना मैं थोड़ा सा एक बहुत मतलब सिंपल तरीके से ही बताऊंगा, नॉट गोइंग टू द टेक्निकलिटीज। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और इनके एक सन है और एक डॉटर है। इनका एक मकान था, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का नहीं, इनका पर्सनल मकान था, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, और इन्होंने वो प्रॉपर्टी दे दी, मान लीजिए डॉटर को दे दी। लेकिन साथ में ये कहा भैया 50,000 रुपये महीना तुम्हें एस को देना है पर मंथ। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूँ लेकिन 50,000 रुपये महीना तुम्हें एस को पर मंथ देना है। तो जो 50,000 रुपये महीना है ये भार क्रिएट हो गया इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि डॉटर को दी गई और शर्त के साथ दी गई भैया 50,000 रुपये तुम इसको, जो सन है उसको पर मंथ दोगे। तो जो ये वेट क्रिएट हुआ है, ये भार जो क्रिएट हुआ है इस प्रॉपर्टी पे, इसको हम बोलते हैं चार्ज। तो कल को अगर मान लीजिए डॉटर ये प्रॉपर्टी, ये जो 5,000 रुपये हैं ये देने से मना कर दे, तो सन कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ सूट कि भैया मेरा इस प्रॉपर्टी पर चार्ज बनता था 5,000 रुपीज़ का। तो वो सूट कहाँ पर डलेगा? जहाँ पर वो इमोल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए रोहतक में है तो कहाँ पे डलेगा? रोहतक में डलेगा। जहाँ पर भी इमोल प्रॉपर्टी है, सिचुएटेड है, वो सूट वहाँ पर डल जाएगा। तो आप, आई होप चार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस पे एक तरीके से एक प्रॉपर्टी पर एक भार क्रिएट हो जाना कि भैया इस प्रॉपर्टी के साथ हम आपको ये 5,000 रुपये देंगे, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो, क्योंकि चार्ज क्रिएट हुआ था प्रॉपर्टी पर ही। ये जो डॉटर की लाइबिलिटी है, देखिए एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। ये जो डॉटर की लाइबिलिटी आई है कि वो सन को 5,000 रुपये देगी मतलब, तो वो कैसे आई है? वो इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के कारण आई है ना, क्योंकि ए ने डी को प्रॉपर्टी दे दी। तो ये 5,000 रुपये का चार्ज किस पर बन रहा है? इस प्रॉपर्टी पर बन रहा है। ठीक है, तो 5,000 रुपये का चार्ज प्रॉपर्टी पे बन रहा है, तो सूट कहाँ पर डलेगा? जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। तो सी अपना क्लियर हो गया। फोरक्लोजर मैं आपको बता चुका हूँ, सेल रिडम्पशन बता चुका हूँ, और चार्ज बता चुका हूँ, चार्ज अपॉन इमोल प्रॉपर्टी। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमोल प्रॉपर्टी। ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस वर्ड को देखिए आप, क्या कह रहा है? अदर। अदर से इसका मतलब है, अदर शब्द का जो उपयोग किया गया, इसका मतलब जो ए बी सी डी और ई में दिए गए हैं, डी को हटा दीजिए, डी की तो हम बात ही कर रहे हैं, इनमें दिए गए हैं उनसे अलग, इनमें जो राइट दिए गए हैं, इंटरेस्ट दिए गए हैं, उनसे अलग इंटरेस्ट कहां पर डील होंगे? डी में। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी राइट या इंटरेस्ट का मामला हो तो कहां सूट डलेगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब आप पूछेंगे कि जी कौन से राइट इंटरेस्ट, इनको मैं समझाता हूं, इनके मैं एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मान लीजिए ईजमेंट है, ईजमेंट एक राइट हो गई आपकी उस प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, ईजमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगेन देखिए मैं ना बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, तो अगर वो टेक्निकली फिट ना हो तो प्लीज डोंट माइंड दैट, क्योंकि अभी यहां पर मेरा पर्पज सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, एक एक लाइन में 30-30 सेकंड में इनके मैं मतलब बताते चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका घर है और ये जो आपका रास्ता जा रहा है ये इन मिस्टर ए के प्लॉट से जा रहा है। ठीक है, ये आपका रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो दिस इज योर ईजमेंट राइट। कैसे क्रिएट होती है, क्या सीन होता है, उसमें नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्योंकि ये रास्ता आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका इस घर से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ ये रास्ता है, तो ये आपका ईजमेंट का राइट हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ईजमेंट के राइट पर सूट डालना है। ठीक है, तो ईजमेंट का राइट कौन सी प्रॉपर्टी पे है? इस प्लॉट पर है, तो कहाँ डलेगा? जहां पर ये प्लॉट सिचुएटेड होगा उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में ये डल जाएगा। ठीक है, ईजमेंट समझ गए। तो ईजमेंट एक तरीके की राइट हो गई। हम राइट किस पर बन रही है? हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बन रही है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा देखते हैं, डैमेज, नहीं डैमेज तो तीसरे में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। ठीक है, देखिए ये मिस्टर ए और बी हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी मिस्टर बी की है ये ए को देंगे और ए इसके बदले में 2 करोड़ रुपए देंगे।
ठीक है, अब हुआ क्या कि जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, 6 मंथ का टाइम पीरियड था पेमेंट का, और 6 महीने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन होनी थी, 6 महीने के बाद ये सेल डीड एग्जीक्यूट होनी थी। इस दौरान क्या हुआ, प्राइसेस इसके बढ़ गए, 4 करोड़ हो गए। ठीक है, तो अब बी कह रहा है भाई मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, जो तूने मुझे बयाना दिया था ना 20 लाख, उसका मैं तेरे को दुगना करके 40 लाख दे देता हूं, क्योंकि बी को तो नुकसान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के 2 करोड़ बढ़ रहे हैं, और 2 करोड़ बढ़ के अगर वो 20 लाख का नुकसान भी खा रहा है तो फिर भी उसको 1 करोड़ 80 लाख बच रहा है। ठीक है, तो वो यहां पर कह रहा है भैया मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा। अब ए जो है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके कहेगा जनाब हमारे बीच देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे, तो लालच में आया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की आदेश दिया जाएगा और फिर इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगा। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट जब हम करेंगे तो इसको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो मान लीजिए अगर ये सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, तो कहां पर डलेगा? जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, मान लीजिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती, किसी और कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, तो ये यहां पर नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम कहां सूट डालेंगे? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए आपने सूट डाला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया, आप है मिस्टर ए। तो जैसे ही आपके पक्ष में फैसला दिया तो आपकी एक राइट क्रिएट हो गई ना भाई, आपके पक्ष में फैसला आया तो राइट क्रिएट होगी। राइट किस चीज की क्रिएट हो गई? राइट आपकी हो गई कि आपके पक्ष में सेल डीड का एग्जीक्यूशन होगा और आपको प्रॉपर्टी का पोसेशन मिलेगा। तो जैसे ये राइट क्रिएट हो रही है तो भैया वही तो हम इस वाले प्रोविजन में डील कर रहे हैं ना। देखिए ये जो राइट की बात हम कर रहे थे यहां पर, जो हम राइट की बात यहां पर कर रहे थे, तो राइट ही तो क्रिएट हो रही है ना। इसलिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात है, सेल डीड के एग्जीक्यूशन का मामला है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, वो कहां पर डलेगा? वो आएगा अपने डी में, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट में, और वो कहां पर डलेगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं इसका। मान लीजिए आप ये ए हैं और ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी पर ये मिस्टर बी जो हैं ये आपके टेनेंट हैं और ये कब्जा करके बैठे हैं, ये जगह छोड़ नहीं रहे, जबकि अब जो नहीं सॉरी, ये एग्जांपल तो अपन रिकवरी में कर चुके हैं, नहीं दैट इज इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यार। अब हम देखते हैं ई पॉइंट। ई क्या कहता है? फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, उसको कंपनसेशन के लिए आप अगर जाते हैं, सूट डालते हैं, तो आप कहाँ डालेंगे? जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या रॉन्ग हो सकता है? मान लीजिए कोई ट्रेसपास कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, जबरदस्ती घुस रहा है, तो ट्रेसपास सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है। तो जब आप सिविल रॉन्ग के लिए उससे डैमेजेस लेंगे, कंपनसेशन मांगेंगे कि भैया ये मुझको मेरी प्रॉपर्टी को फ्रीली इंजॉय नहीं करने दे रहा है, तो आप कहां पर डालेंगे? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो कोई भी ऐसा मामला जो एक प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग किया गया है कुछ, उसका कंपनसेशन मांगने के लिए हो, तो वो कहां डलेगा? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो मैंने क्या एग्जाम्पल बताया? मैंने आपको एक तो ट्रेसपास का एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर न्यूसेंस का। मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को लेके कुछ न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है, जिससे कि आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे या इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो आप कंपनसेशन मांगते हैं, तो आप मुकदमा जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर डालेंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं, देखिए अब हमने क्या किया है, हमने ए देखा जो कि रिकवरी की बात करता है, साथ में वो ये भी कहता है कि अगर रेंट और प्रॉफिट मांगा गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यहीं पे डलेगा। ठीक है, फिर हमने देखा पार्टीशन अगर आपको करवाना है प्रॉपर्टी का, तो कहां पर मामला डलेगा? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि अगर मॉर्टगेज का मामला है और उसमें आपको फोरक्लोजर है, रिडम्पशन है या सेल है, या फिर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन मामलों में भी कहाँ सूट डलेगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, फिर हमने देखा डी में
डी कहता है एनी अदर राइट या इंटरेस्ट। राइट या इंटरेस्ट किससे रिलेटेड, किस पर होना चाहिए राइट या इंटरेस्ट, कहां पर क्रिएट होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, और इन्होंने जो मैंने आपको बताया, इन्होंने शब्द क्या उपयोग किया, अदर। अदर से कहने का मतलब है कि जो इसमें कवर नहीं होता, इसमें कवर नहीं होता, इसमें कवर नहीं होता, और ई में भी कवर नहीं होता, और वो कोई राइट या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो डी में कवर होगा। ठीक है, और ई में हमने देखा कि अगर कोई भी रॉन्ग होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ और उस रॉन्ग के कंपनसेशन का कोई आप सूट डालना चाहते हैं तो वो कैटेगरी यहां पर कवर हो जाएगी, वो वहां पर डलेगा जहां पर वो सूट, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। देखिए, अब आपको मैं एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप उसे याद कर लें, ताकि वो आपको कोई डाउट ना रखे। सिर्फ इन मामलों में, ये जो 5 कैटेगरीज है ना, सिर्फ इन मामलों में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह पर उसका सूट डलेगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऐसा नहीं कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला हो, मैं कुछ आपसे एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला हो तो आप सूट यहां, मतलब आप सूट कहां पर डाल दें जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इन कैटेगरीज में, अगर आपका सूट इन 5 कैटेगरीज में आता है तो ही केस कहां डलेगा, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, मान लीजिए मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो है, ठीक है, उसमें जो इश्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो किसी इन 5 कैटेगरीज में नहीं आ रहा मामला। ठीक है, तो आप सूट कहां डालें भाई, कैसे पता चलेगा। अब आता है पिक्चर में सेक्शन 20। क्यों, क्योंकि सेक्शन 20 क्या कहता है, रेजिड्यूरी प्रोविजन है कि कहीं पर कुछ ना पता चले तो सेक्शन 20 में जो फंडे हैं उनको अप्लाई करके आप अपना प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन तय कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वेरी गुड, तो हमें लगेगा यार सेक्शन 16 चलते हैं, लेकिन सेक्शन 16 में हमें 5 कैटेगरीज दी गई हैं। अगर उन 5 कैटेगरीज में मामला नहीं आता है तो फिर हम सेक्शन 16 में नहीं जा सकते। ठीक है, तभी जा सकते हैं जब ये 5 कैटेगरी ऑफ सूट्स हों। अगर नहीं आ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, फिर सेक्शन 20 में जाके हम अपना वो देखेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये चीज यहीं पर क्लियर हो जाएगी। देखिए, आप ना इस एग्जांपल के फैक्ट्स देखिए। ओके, फैक्ट्स क्या हैं कि मिस्टर ए एंड बी हैं और उनके बीच एक लीज एग्रीमेंट होता है। ए एंड बी, उनके बीच एक लीज एग्रीमेंट होता है, और जो प्रॉपर्टी है जिसको लेके लीज एग्रीमेंट होता है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मैं बता दूंगा, लेकिन जो अभी तक हमने फंडे अप्लाई किए हैं उन फंडों को आपको अप्लाई करना है, एंड यू नो दैट विल हेल्प यू इन इग्नाइटिंग योर लीगल माइंड। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया डन। तो ए ने प्रीमियम अमाउंट दे दिया 50,000 रुपये, उसको एडवांस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब कुछ इम्पॉसिबल रीजंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया, मतलब जो लीज हमने किया था वो टूट गया। ठीक है, तो भैया अब जो 50,000 रुपये ए ने दिए हैं वो वापस लेने के लिए उन्होंने सूट डाल दिया, क्योंकि बी वो पैसा देने में आनाकानी कर रहे थे, तो भैया ए ने सूट डाल दिया। बी का कहना है कि पैसे 50,000 नहीं थे, मतलब जो भी है वो बी उसके पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो अब सूट डालेगा। अब देखिए, जो उसने सूट डाला है ना वो दिल्ली में डाला है, क्योंकि सूट प्रॉपर्टी जो थी वो दिल्ली में सिचुएटेड है। बी का कहना ये है कि भैया दिल्ली में ये सूट नहीं डल सकता और ये सूट डलेगा देहरादून में, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूं, तो आपको ये सूट देहरादून में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मामला क्या है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये दिल्ली है और यहां पर ये सूट प्रॉपर्टी है। सूट प्रॉपर्टी नहीं, मतलब यहां पर ये प्रॉपर्टी है जिसके बारे में लीज हुआ था। ठीक है, लीज पूरा नहीं हो पाया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, तो सूट किसके लिए डाला है, रिकवरी ऑफ प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, और सूट कहां डाला है, दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में। बी इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कि दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में नहीं डलेगा, तो अब हमें ये देखना है कि दिल्ली की जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा ना खुद सोचिए, जस्ट थिंक फॉर 5 मिनट्स एंड ट्राई टू डिकोड इट कि आपके अनुसार दिल्ली की जुरिस्डिक्शन बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, एंड देन यू मे कम बैक एंड ऑब्वियसली आई लेट यू नो द आंसर। इसमें देखिए बात की जाए, यस हाँ, देखिए ओके, आंसर इसका ये है कि यहां पर देखिए वो मांग क्या, पहली बात तो देखिए कि यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहानी आ रही है। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है ना, सूट
की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी की शुरुआत तो लीज से हुई है, इमूल प्रॉपर्टी से हुई है। तो इमूल प्रॉपर्टी से हुई है तो इसका मतलब सेक्शन 16 में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेक्शन 16 में जा सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, सॉरी इसको 2 मिनट, इसको जो मैंने आपको बोला इसको भूल जाइए, आई एम सॉरी यार, ठीक है, उल्टा बताता हूँ, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो उससे बेहतर समझ में आएगा। देखिए, दिल्ली में मामला कब डलेगा? दिल्ली में मामला जब डलेगा जब सेक्शन 16 अप्लाई होगा, क्योंकि सेक्शन 16 ही ये बात कह रहा है कि भैया वहां पर आप सूट डाल सकते हैं जहां पर इमूल प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। तो सेक्शन 16 जब अप्लाई होगा तो दिल्ली में मामला डलेगा। तो इस मामले में हमें देखना है कि सेक्शन 16 अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेक्शन 16 अप्लाई कब होगा? इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन इमूल प्रॉपर्टी होनी चाहिए पिक्चर में, और दूसरी कंडीशन जो 5 कैटेगरीज ऑफ सूट दे रखी हैं उनमें से कोई एक कैटेगरी होनी चाहिए। ए बी सी जो भी ई तक हमने देखी, उनमें से कोई एक कैटेगरी होनी चाहिए। अगर कोई एक कैटेगरी है और इमूल प्रॉपर्टी का भी मामला है बीच में, तो सेक्शन 16 अप्लाई हो जाएगा। और सेक्शन 16 अगर अप्लाई हो गया तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की ज्यूरिसडिक्शन में सूट को डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही, क्योंकि सूट की बात, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसी का तो लीज हुआ था ना। अब देखना है कि 5 कैटेगरीज में आता है या नहीं आता। अब अपनी 5 कैटेगरीज निकाल लो आप। देखो, ये अपनी 5 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी कौन सी थी? पहली कैटेगरी थी अपनी रिकवरी। रिकवरी ऑफ व्हाट? रिकवरी ऑफ मनी नहीं था, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। तो पहली कैटेगरी में तो नहीं जा रहा। क्यों? हमने क्या चीज मांग रहे हैं? क्या हम प्रॉपर्टी मांग रहे हैं उनसे? नहीं, हम प्रॉपर्टी का तो रिकवरी मांग ही नहीं रहे। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो प्रॉपर्टी का तो कुछ राइट क्रिएट हो ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया। हम क्या मांग रहे हैं? भाई, जो पैसा मैंने तेरे को दिया था वो पैसा वापस कर दे। तो हम मांग रहे हैं रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ प्रीमियम अमाउंट। तो ए में तो अपना नई कैटेगरी फिट हो रही, ठीक है। दूसरा पार्टीशन, नहीं यार, पार्टीशन का मामला ही नहीं है, हम तो अपने पैसे मांगने के लिए गए हैं। मॉर्टगेज, नहीं, मॉर्टगेज तो प्रॉपर्टी हुई नहीं थी, प्रॉपर्टी तो लीज पे दी गई थी, उसका भी वो कॉन्क्लूड नहीं हो पाया, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये भी नहीं हो रहा। डी में हम 1 मिनट बाद आते हैं, पहले ई को देखते हैं। देखिए, क्या यहां पर उस इमूल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है? ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये 4 कैटेगरीज अपनी अप्लाई नहीं हो रही हैं। अगर 5वीं कैटेगरी भी अप्लाई नहीं होती है तो भैया 16 में नहीं आएगा फिर ये मामला, सेक्शन 16 इस पर अप्लाई नहीं होगा। 5वीं कैटेगरी मतलब वैसे तो 4थे नंबर पे, हम इसको अभी 5वें पे देख रहे हैं कि कोई राइट या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये भला आदमी, भोला भाला आदमी, ये भैया अपना सिर्फ पैसा मांग रहा है। ये कोई भी इस प्रॉपर्टी पे राइट क्रिएट नहीं हो रहा है इसका। देयर इज नो राइट बीइंग क्रिएटेड ऑन दिस प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोर्ट में जाता है और कोर्ट आखिरी में ये डिसाइड कर देता है कि भाई ए को पैसा मिलना चाहिए, हाँ इसने 50,000 रुपये दिए थे और अब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो ये पैसा इसका वापस करो, ठीक है। तो क्या उस राइट, कुछ इस प्रॉपर्टी पर राइट क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। भाई प्रॉपर्टी तो छेड़ी ही नहीं जा रही है, तो सिर्फ 50,000 की डिमांड हो रही है। तो इसलिए यहां पर सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बेशक इमूवेबल प्रॉपर्टी बीच में मामले में है, लेकिन इन 5 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में सूट नहीं आता। और क्योंकि सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा तो फिर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? रेजिडुअरी सेक्शन, एंड दैट इज सेक्शन 20। और क्योंकि सेक्शन 20 अप्लाई होगा तो भैया सेक्शन 20 क्या कहता है हमें? कहां पर सूट डाला जा सकता है? डिफेंडेंट की जगह पर रिजाइड करता हो, पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो, या फिर वो तीसरी चीज थी कैरिंग ऑन बिजनेस करता हो, यहाँ पर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो भैया डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है? डिफेंडेंट रह रहा है देहरादून में, तो हम ये सूट कहाँ डाल सकते हैं? देहरादून में डाल सकते हैं। इसलिए जो डिफेंडेंट का जो ऑब्जेक्शन था, डिफेंडेंट का जो ऑब्जेक्शन था, बी का जो ऑब्जेक्शन था, वो बिल्कुल वैलिड ऑब्जेक्शन है। दिस सूट विल नॉट गो अंडर सेक्शन 16 बिकॉज दिस सूट, दो इट इंक्लूड्स द इश्यू रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट दिस सूट डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ द 5 कैटेगरीज ऑफ सूट्स दैट आर डेल्ट इन सेक्शन 16। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हो, ऐसा नहीं कि आप एकदम इमूवेबल प्रॉपर्टी देखें क्वेश्चन में या फिर इशू में और हो यार ये तो सेक्शन 16 में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से तो सिर्फ कहानी की शुरुआत होती है, कहानी खत्म होती है कहां पर? इन 5 कैटेगरीज पर। तो अगर ये 5 कैटेगरीज में नहीं आ रहा है आपका मामला तो सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा। ये 5 कैटेगरीज देखो हमने ना बहुत डिटेल में की है, एग्जाम्पल दे के की है, तो ये आपको ना टिप्स पे होनी चाहिए।
सीधा एग्जाम में सवाल आएगा भैया इमूल प्रॉपर्टी के मामले में कहाँ पर डलेगा, तो आपको बताना इन 5 कैटेगरीज ऑफ सूट्स में इमूल प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है वहां पर डलेगा। तो ये 5 कैटेगरीज ऑफ सूट्स आपको इन पर याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए दोबारा बेरेक पर एक बार। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बेरेक निकाल लूं, आप भी अपना बेरेक निकाल लीजिए, सेक्शन 16 को निकाल लीजिए। देखिए ये जो एफ कैटेगरी थी ना, ये मैंने आपसे छुटवा दी थी, मैंने कहा था इसको बाद में देखेंगे, अब इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने क्यों छुड़वाया था, क्योंकि जो ए बी सी डी और ई है ना, ये बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन जो कैटेगरी एफ है वो बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है ये, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। देखिए क्या बोल रहा है वो, एफ नंबर, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी, हर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, अगर हर मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो भैया फिर हम सेक्शन 16 बनाते ही क्यों। तो एक पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी, सॉरी एक पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी विच इज आइदर अंडर अटैचमेंट और अंडर डिस्ट्रेंट। इनका मतलब मैं आपको बताता हूं, अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, पर आप ये समझ लीजिए कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो या तो अटैच्ड है या फिर वो अंडर डिस्ट्रेंट है, सिर्फ उन मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट रिकवरी का आप वहां पर डाल सकते हैं जहां पर उस समय वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या लोकेटेड है। ठीक है, अटैचमेंट क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए ये मामला है इस हाउस का, ये हाउस है अपना, केस चल रहा है ए और बी के बीच में। ए कहता है जनाब ये जो प्रॉपर्टी बी है ना, ये तो दिक्कत कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या इसमें जो किराया आ रहा है ना वो इसको ढंग से कलेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप पहले वाला मान लीजिए कह रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ए कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि जनाब इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लीजिए। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो अटैचमेंट का मतलब है जब भी कोर्ट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले ले, उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट, और उसके देख रेख के लिए, उसको संभालने के लिए हम अपॉइंट कर देते हैं रिसीवर। ये बहुत डिटेल में हम रिसीवर का टॉपिक और ये सब अटैचमेंट करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब कोर्ट उसको अपने कब्जे में ले ले तो भैया ये हो गई आपकी अटैचमेंट। एक सेकंड, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई यार, और वो फ्लो में हो गई, तो मैं इसे यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पे ना मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं तब से झोपड़ी बना रहा था, तो यहाँ पर भी फ्लो में बन गई। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे घर नहीं होगा, मतलब अटैचमेंट का एग्जाम्पल ठीक हो सकता है कि घर को अटैच कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल भी मूवेबल का ही देना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भाई साहब जनाब की गाड़ी है, ठीक है, और इसको कोर्ट ने अटैच कर रखा है, तो इसको कोर्ट ने अपने कब्जे में ले रखा है। ठीक है, बस घर की जगह ये मूवेबल कर लीजिएगा, और कोई इसमें गलती नहीं हो। फ्लो में मैं झोपड़ी का ही एग्जांपल, मतलब एक घर का ही एग्जांपल आपको दे गया था, लेकिन अटैचमेंट दोनों की होती है, मूवेबल की भी होती है और इमूवेबल की भी होती है, लेकिन यहां पर हम रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल हो सकता है, डिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये ए की है, और ए ने गाड़ी दे रखी है बी को। क्यों दे रखी है, कि भाई मुझे जो तेरी पेमेंट करनी है ना, वो पेमेंट जब तक मैं नहीं करता हूं तो तू मेरी ये गाड़ी रख ले। अब ए ने जो थी वो जो पेमेंट थी वो पे कर दिया, मनी पेड, लेकिन उसके बाद भी ये जो बी है इसकी गाड़ी वापस नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसे सूट डालना पड़ेगा रिकवरी का। तो ये हो गया डिस्ट्रेंट। डिस्ट्रेंट इज कि जब किसी पर्सनल व्यक्ति के कब्जे में प्रॉपर्टी हो, किसी पेमेंट को लेके या किसी दूसरे रीजन से। अटैचमेंट क्या था, जब कोर्ट के कब्जे में हो। इनमें सिर्फ ना मोटा मोटा आपको दो ही चीज समझनी है, एक ही चीज समझनी है इनफैक्ट। अटैचमेंट जब भाई प्रॉपर्टी है कोर्ट के कब्जे में, और डिस्ट्रेंट है जब प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे में है, चाहे वो एज अ लाइबिलिटी हो या एज अ सिक्योरिटी हो, किसी भी रीजन से। तो जब भी आप उसकी रिकवरी के लिए सूट डालते हैं ना,
जब भी आप उसकी रिकवरी के लिए सूट डालते हैं तो वो सूट वहां पर डाला जाएगा जहां पर उस प्रॉपर्टी को अटैच या डिस्ट्रेन करके रखा गया है। मान लीजिए ये गाड़ी है और इसको अटैच किया गया है भटिंडा की कोर्ट में, तो जहां पर इसको अटैच किया गया है वहीं पर आप सूट डालेंगे, ठीक है। या जहां पर ये डिस्ट्रेंट, तो बेशक ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने साइट निकाल दी कि जहां पर इसको अटैच या डिस्ट्रेंट में रखा गया है ना। बेशक यार गाड़ी है, मान लीजिए डिस्ट्रेंट में है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। मिस्टर जो बी हैं वो रहते हैं लुधियाना, इनके डिस्ट्रेंट में गाड़ी है, लेकिन अभी मिस्टर बी इसको चला रहे हैं दिल्ली में। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मूल प्रॉपर्टी अभी कहां पर लोकेटेड है, इस बात से फर्क पड़ता है कि डिस्ट्रेंट में किसके पास है, किसके अंडर है। तो यहां पर बी में लुधियाना में हुई थी ना डिस्ट्रेंट में, तो विल फाइल दी सूट एट लुधियाना। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो देखो सेक्शन 16 में, मैं इसको दोबारा से रिवाइंड कर देता हूं कॉन्सेप्ट को। पहले एक काम करते हैं, प्रोविजो टू सेक्शन 16 पढ़ते हैं और फिर इसको एक लास्ट पिक्चर बना के मैं आपको वो करूंगा, ठीक है। आप बेरेक निकालिए अपना, देखिए क्या कहता है प्रोविजो। प्रोविजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट अ सूट, इसको मार्क कर लीजिए, सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिर्फ कौन से सूट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सूट नंबर ई जो कि कंपनसेशन की बात कर रहा है, और ये डी से ऊपर ऊपर ABCD, और ऑन बिहाफ मूल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। दिस इज इनग्रेड नंबर 2। देखिए इनग्रेड नंबर 1 क्या है, इनग्रेड नंबर 1 ये है कि कोई ऐसा सूट जो ए से लेकर डी तक आता हो या फिर ई में भी आता हो। इसको आप सिंप्लीफाई करके ये भी बोल सकते हैं जो ए से लेकर ई तक आता हो, ठीक है। ए से लेकर ई तक आता हो, इसका मतलब एफ इंक्लूडेड नहीं है। ये जो एफ है दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रोविजो, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई ऐसा सूट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है और वो कैटेगरी में आता हो ए से लेकर ई तक। दिस इज इंग्रेडिएंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। वो जो प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो या तो डिफेंडेंट ने हेल्ड कर रखी है या उसके बिहाफ पर किसी ने उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा इंग्रेडिएंट, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं पिंक, ठीक है। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है, वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। ये तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया, ठीक है, पर्सनल ओबीडियंस। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट पूरे हो जाते हैं, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट पूरे हो जाते हैं, इंग्रेडिएंट 1, इंग्रेडिएंट 2, इंग्रेडिएंट 3, तो भैया हमें एक एडिशनल जगह मिल जाती है अपना सूट डालने के लिए। एडिशनल कैसे, क्योंकि अभी तक सेक्शन 16 क्या बोल रहा था, सेक्शन 16 ये बोल रहा था कि भाई आप सूट कहां पर डालोगे, जहां पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। हम सूट सिर्फ और सिर्फ वहां पर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये रहते हैं दिल्ली, मिस्टर बी हैं, ये रहते हैं कानपुर, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है वो सिचुएटेड है दिल्ली में। तो हमने क्या बोला कि अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला हमारे सेक्शन 16 में आने वाली 5 कैटेगरीज में आता है, तो ये सूट कहां पर डाली जा सकती है, दिल्ली में डाली जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, ठीक है, और कहीं भी नहीं। हमें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर बी कहां रहते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए ए रहते हैं कानपुर में, बी रहते हैं कानपुर में, और जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो सिचुएटेड है दिल्ली में, और ये प्रॉपर्टी सेक्शन 16 में आने वाली ए से लेकर ई कैटेगरीज में आती है। तो ये सूट कहां डलेगा, दिल्ली में डलेगा ना, क्योंकि सेक्शन 16 कहता है कहां पर सूट डल सकता है, सिर्फ और सिर्फ जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब आप देखिए मिस्टर ए कानपुर में रहते हैं, मिस्टर बी भी कानपुर में रहते हैं, तो मिस्टर ए के लिए क्या फायदा था कि वो कानपुर में ही सूट डाल लें, भाई उनके लिए तो अच्छा था ना अपने शहर में ही सूट डाल लें। अब बार बार दिल्ली आना पड़ेगा, यहां पर एक वकील ढूंढना पड़ेगा, वकील से जानकारी निकालनी पड़ेगी। कानपुर में तो उनकी बहुत सारी जानकारियां हो सकती थी, उनके लिए आसान रहता ना, वो सूट कानपुर में डाल लेते।
उसके बाद जब तारीखों पर आना है तो वो भी उनके लिए आसान रहता, भैया सीधा स्कूटर निकाला, साइकिल निकाली, कैब बुक की, कुछ भी किया, कानपुर पहुंच गए, जो अदालत है वहां पर पहुंच गए, कानपुर से कानपुर। लेकिन अब आपको उस तारीखों पर आना पड़ेगा दिल्ली, ट्रेन की बुकिंग करो, गाड़ी करो, फ्लाइट बुक करो, तो आपका काम बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सेक्शन 16 ये कहता है कि कहां पर सूट डलेगा, जहां पर सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो सेक्शन 16 यही बोल रहा है। लेकिन प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोविजो कह रहा है, चलो हम आपकी मदद कर देते हैं। प्रोविजो कह रहा है, भाई मैं आपको ना 3 कंडीशन दे रहा हूं, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन एंड 3 कंडीशन। ये कंडीशन क्या है अपन देखेंगे अभी। अगर आप ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो मैं आपको एडिशनल जुरिस्डिक्शन दे देता हूं। क्या एडिशनल जुरिस्डिक्शन दी इसने? इसने कहा कि भैया जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर तो आप डाल ही डाल सकते हो, लेकिन आप वहां पर भी डाल सकते हो जहां पर डिफेंडेंट रहता है, एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस। ठीक है, तो आपको एक तरीके से एडिशनल आपको ये जुरिस्डिक्शन का एरिया मिल गया। तो अगर यहां पर मिस्टर ए जो थे उनका सॉल्यूशन हो गया ना, जो मिस्टर ए थे, अब उनको दिल्ली डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनका जो डिफेंडेंट है वो कानपुर में रहता है, तो वो सूट को कानपुर में भी डाल सकते हैं। तो उनको एक एडिशनल जुरिस्डिक्शन का स्कोप मिल गया। ये आप बोल सकते हैं कि उनको अल्टरनेट फॉरम मिल गया जहां पर वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी। अब इन 3 कंडीशंस को हम देखते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि सूट इमूल प्रॉपर्टी से संबंधित है और वो A to E वाली कैटेगरी में आ रहा है। और क्योंकि ये A to E वाली कैटेगरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब F कैटेगरी एक्सक्लूड है भैया। F से हमें कोई मतलब नहीं है। F के मामले में डिफेंडेंट की जगह पे सूट नहीं डलेगा। F के मामले में द प्रोविजो टू सेक्शन 16 विल नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा यार। तो ये क्लियर है कि पहली बात तो ये है कि इमूल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो कैटेगरी में आ रही हो A2 लेकर E में। ठीक है, दूसरी कंडीशन है दैट द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट और हिज एजेंट। प्लीज बेयर माय बैड हैंडराइटिंग। एक तो ना हैंडराइटिंग मेरी वैसे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा बुरी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से व्हेन आई राइट दिस ऑन दिस टैब तो ये डिजिटली और थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। ऊपर से मैं थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियोस छोटी बने, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियोस बहुत बड़ी बन रही है, तो प्लीज़ बेयर विद दिस पुअर हैंड राइटिंग। ठीक है, तीसरी, तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी कंडीशन है कि जो रिलीफ जो सीख कर रहा है, जो रिलीफ प्लेंटिफ सीख कर रहा है, उस रिलीफ को इंटायरली ऑब्टेन करने के लिए आपको डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस की जरूरत पड़ेगी। अब कहानी आ जाती है कि पर्सनल ओबीडियंस क्या है। देखिए, पर्सनल ओबीडियंस का मतलब है कि जहां पर डिफेंडेंट को हमें डिफेंडेंट के साथ पर्सनली कुछ उसके कंटेक्स्ट में करना पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए डिफेंडेंट को अरेस्ट करना पड़े या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़े। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है जिसको लेकर केस किया गया है और ये ए से लेकर ई कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो अपना सेक्शन 16 तो अप्लाई हो ही रहा है। ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मान लीजिए पुणे में। ठीक है, और जो डिफेंडेंट साहब हैं वो रहते हैं दिल्ली में। अब सेक्शन 16 ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी यहां पर डल सकती है, मतलब ये सूट जो है वो यहां पर डल सकता है पुणे में। ठीक है, लेकिन प्रोविजो आ गया पिक्चर में और प्रोविजो ने ये कहा कि अगर 3 कंडीशन पूरी कर दोगे तो भाई तुम डिफेंडेंट की जगह पे भी डाल सकते हो। पहली और दूसरी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, अपन तीसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए जो रिलीफ सीख की है, जो मांग रहा है, प्रेयर कर रहा है प्लेंटिफ कोर्ट से, उस रिलीफ के लिए जरूरी है कि डिफेंडेंट को अरेस्ट भी किया जा सकता है, करना पड़ सकता है। अगर डिफेंडेंट नहीं वो रिलीफ दे रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, या डिफेंडेंट की कोई प्रॉपर्टी है जो कि दिल्ली में ही सिचुएटेड है या कहीं और सिचुएटेड है, उसे अटैच किया जा सकता है। तो मतलब जो एक्शन है वो पर्सनली डिफेंडेंट के अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो ऐसे में वहां पर भी सूट डाला जाएगा जहां पर डिफेंडेंट है, जहां पर वो रेजाइड करता है, जहां पर वो
प्रोफेशनली वर्क्स फॉर गेन, और जहां पर वो कैरीज ऑन बिजनेस करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पर्सनल ओबीडियंस इज द कीवर्ड, जहां पर पर्सनली डिफेंडेंट को भी पिक्चर में लेना जरूरी है, और उसके मैंने आपको एग्जांपल बताए, उसको अरेस्ट करना पड़ सकता है, उसको अटैच, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ सकता है, तो वहां पर प्रोविजो पिक्चर में आ जाएगा, और ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी होने से एक अल्टरनेट फॉर्म मिल जाता है कि अब हम डिफेंडेंट की जगह पर भी सूट को फाइल कर सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद यू। अब मैं इसको एक लास्ट पिक्चर बना के आपको कंक्लूड कर देता हूं। देखिए हमने सेक्शन 16 में क्या कहा। सेक्शन 16 में हमने डील किया, सबसे पहले हमने डील किया इमूवेबल प्रॉपर्टी से, कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो हमारे इन 5 कैटेगरीज में आती है, तो वो सूट कहां डाला जाएगा, वो सूट वहां पर डाला जाएगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, ए में हमने कहा रिकवरी, अगर हमें रिकवरी करानी है प्रॉपर्टी की। बी में हमने कहा अगर हमें पार्टीशन का केस डालना है। सी में हमने कहा मॉर्टगेज के बाद अगर हमें रिडम्पशन, फोरक्लोजर, सेल या फिर चार्ज ऑन प्रॉपर्टी है। डी पे हमने कहा कि और कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या राइट क्रिएट हो रही है मूल प्रॉपर्टी पर। और ई पर हमने कहा कि आपने कोई प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचा दिया है तो उसका कंपनसेशन का अगर कोई मामला है। तो ये 5 कैटेगरीज हमारी आ गई। उसके बाद एक कैटेगरी आती है जो एफ कैटेगरी है, और वो कहती है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो या तो अटैच्ड है, अटैच की गई है कोर्ट द्वारा, और इट इज अंडर डिस्ट्रेंट, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये सूट भी कहां पर डलेगा। बेशक ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, बेशक दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ये सूट कहां पर डलेगा, जहां पर वो प्रॉपर्टी अटैच या डिस्ट्रेंट की गई थी, जहां पर वो प्रॉपर्टी अभी फिलहाल लोकेटेड है, वहां पर ये प्रॉपर्टी डल जाएगी। ठीक है, मतलब ये सूट डल जाएगा। उसके बाद आता है पिक्चर में प्रोविजो, और प्रोविजो कहता है कि भैया सेक्शन 16 तो तुम्हारे साथ ना मजे ले रहा है, सेक्शन 16 तुम्हें कहां की जुरिस्डिक्शन दे रहा है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सिर्फ एक जगह की जुरिस्डिक्शन। मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन दे देता हूं, मतलब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता हूं, एक्सटर्नल एक अल्टरनेटिव फॉरम दे देता हूं सूट डालने के लिए। और वो फॉरम क्या होगी, इसने क्या एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन दे दी कि भैया डिफेंडेंट की जगह पर भी आप सूट डाल सकते हो, लेकिन भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेरी कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी करोगे तभी मैं आपको ये दूंगा। मेरी कंडीशन क्या क्या है, इसने 3 कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन क्या बताई इसने कि भाई सूट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित होना चाहिए, ए से लेकर ई कैटेगरी में आ रहा हो। इसका मतलब एफ कैटेगरी पिक्चर से बाहर हो गई। दूसरा इसने क्या बोला, जो प्रॉपर्टी है इट इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट और हिज एजेंट। और तीसरा जो रिलीफ सीख की गई है वो इंटायरली तभी मिल सकती है व्हेन देयर इज पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट से आपको कुछ पर्सनल ओबीडियंट ऑबे करवाना है, पर्सनल ऑबे आपको डिफेंडेंट से कराना। और इसके मैंने आपको एग्जांपल दिया, हो सकता है आपको अरेस्ट कराना पड़े डिफेंडेंट को सिविल सूट में, या फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़े। तो अगर पर्सनल ओबीडियंस का मामला है तो भैया डिफेंडेंट की जगह भी आप सूट डाल सकते हो। विद दिस हम इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वैसे आई वॉज थिंकिंग कि मैं सेक्शन 17 भी इसी एपिसोड में कर लूँ, लेकिन ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 53 मिनट्स का हो चुका है, और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो यार शायद काफ़ी आसान है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप सिर्फ इतना कर लें, अगले एपिसोड में मैं आपको सेक्शन 17 और 18 एक साथ कराता हूँ फिर। चलिए यार, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।